नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी 2021 के संभावित प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो कि गत वर्षों में यानी कि पहले पूछे जा चुके हैं आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके साथ साथ डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चन जो 2021 आरआरबी कि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है, उन प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज द बैकअप कॉपी ऑफ अनदर फाइल। यहाँ पे बैकअप कॉपी का फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। तो बैकअप कॉपी का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .bak। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं जो रेलवे में पूछे जाते हैं, वो है शॉर्टकट की से। तो शॉर्टकट की में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आता है वो होता है Ctrl+C। Ctrl+C किसका शॉर्टकट की होता है? ये होता है आपका कॉपी का। उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है वो है आपका Ctrl+V और Ctrl+V जो शॉर्टकट की है वो है आपका पेस्ट का। फिर अगर मैं कट की बात करूं तो Ctrl+X, Ctrl+X से होता है आपका कट। उसके बाद अगर सेलेक्ट ऑल की बात करते हैं तो Ctrl+A से होता है आपका सेलेक्ट ऑल। अगर मैं अंडू और रीडू की बात करूं यानी कि Ctrl+Z से आपका क्या होता है? Ctrl+Z से अंडू होता है और Ctrl+Y से रीडू होता है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। Ctrl+Y से आपका रीडू होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको फ्यूचर में सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड। दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है ये जो .bas, .doc या .html ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो भैया जी ये सब होते हैं एक्सटेंशन। क्या होते हैं? एक्सटेंशन। यदि आप आरआरबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फुल फॉर्म यानी कि एब्रीवेशन और शॉर्टकट की आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, जैसे कि लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर के अगर मैं बात करूं, इससे पहले ही आया था HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर URL की बात करें, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर बात किया जाए WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। कुछ एडवांस लेवल के भी फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ, और अगर कुछ सिंपल बात करें रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर बात आती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगर CPU की बात करें, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर ALU की बात करें तो ALU होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अगर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा था, PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और अगर यही पूछ दे FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, अगर आप कहेंगे तो इसी वीडियो में मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के भी सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, थर्ड जनरेशन IC सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन अभी करंट में चल रहा है। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल एक्सटेंशन। इनमें से भैया कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? ये रेलवे का पूछा गया प्रश्न है। .gif बिल्कुल इमेज का है, GIF भी इमेज का है, PNG फाइल भी इमेज की फाइल होती है, लेकिन जो WAV फाइल होती है ये फाइल होती है आपकी वीडियो फॉर्मेट की फाइल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से कौन सा इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो ये तो वीडियो का है, इमेज का नहीं है, तो WAV इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन किससे है? प्रिंटर से है। द रेजोल्यूशन ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसका रेजोल्यूशन किस में मेजर होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो डॉट पर इंच में मेजर होता है। बात आई है प्रिंटर की, तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है?
प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब मैं कुछ और आउटपुट डिवाइस आपको बताऊंगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट से भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। अगर बात करूं मॉनिटर, मॉनिटर क्या है भैया? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद प्लॉटर, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर क्या है भैया जी? स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और एक होता है SIP यानी कि स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी होता है आपका आउटपुट डिवाइस। जी हाँ, बहुत अच्छा। कुछ इनपुट डिवाइस भी डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। जैसे इनपुट, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो होता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। ध्यान दीजिएगा, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक, जॉय स्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है। जो स्कैनर होता है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। वेबकैम, जो आप फेस टू फेस बात करते हैं, लैपटॉप में जो कैमरा होता है, वेबकैम होता है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, जो हर प्रोडक्ट के पीछे बार कोड रीडर होता है, इस टाइप का बना होता है ना, वो भी क्या होता है भैया? बारकोड जो स्कैनर होता है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी एक इनपुट डिवाइस है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, MICR रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन। पहला चीज MICR क्या है? इनपुट डिवाइस है। दूसरा, MICR का यूज क्या होता है? MICR का यूज होता है बैंक में जो चेक होते हैं उसको स्कैन करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। और MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक इनपुट डिवाइस है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेमोरी पे है। क्या है? जो कैच मेमोरी होता है, कैच मेमोरी इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन। जो कैच मेमोरी होता है उसका यूज किया जाता है डाटा को ट्रांसफर करने के बीच में। किसके बीच में? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डाटा का स्थानांतरण करता है, डाटा का ट्रांसफर करता है, वो होता है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। ध्यान दीजिएगा, जो कैच मेमोरी है आपकी, कैच मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। स्पेलिंग भी लिख देता हूं, VOLATILE। कैच मेमोरी क्या है? कैच मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। हाईएस्ट स्पीड मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो होती है वो होती है कैच मेमोरी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा फिर से, कैच मेमोरी इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो कैच मेमोरी होता है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ये 5 क्वेश्चन बनते हैं कैच मेमोरी के ऊपर। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं। पहली चीज, जो कैच मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। हाईएस्ट स्पीड मेमोरी होती है कंप्यूटर में कैच मेमोरी। और कैच मेमोरी डाटा का ट्रांसफर करता है बिटवीन मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। और कैच मेमोरी वर्क करती है किस प्रिंसिपल के ऊपर? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप? इनमें से कौन सा कंप्यूटर चिप का मेजर टाइप है? तो कंप्यूटर चिप का जो मेजर टाइप होता है, पहली प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी माइक्रो प्रोसेसर चिप। दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि मैंने आपसे बोला था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डिटेल में करा दूंगा इस वीडियो में। तो आ जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। पहला जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है, मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करता हूं। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1940 से लेकर 1956 तक। कब से कब तक था? 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन था, जो कि टोटली किसके ऊपर डिपेंड था? वैक्यूम ट्यूब पे था। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित थे। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, जी हां, सेकंड जनरेशन की यदि मैं बात करूं तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, यानी कि 1956 से लेकर 1963 तक, और सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का। किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। स्पेलिंग भी लिख देता हूं ट्रांजिस्टर की, TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया।
थर्ड जनरेशन की बात करता हूं, थर्ड जनरेशन था 1964 से लेकर 1971, इसके अंदर यूज हुआ था आईसी सर्किट का। किसका? आईसी सर्किट। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछता है एक परीक्षाओं में कि उसका एग्जांपल बताइए, तो यूनैक 1108, ये इसका एग्जांपल है। अगर मैं फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो फोर्थ जनरेशन यानी कि 1971 से लेकर 1980 तक फोर्थ जनरेशन था। और इसका जो उदाहरण था, इसका जो इस जनरेशन में यूज हुआ था वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। और फिफ्थ जनरेशन जो कि 1980 से लेकर अब तक जो चल रहा है, इसमें यूज होता है ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका सुपर कंप्यूटर से कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 800। आपको ही पता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 800। और इसकी एक खास बात बताता हूं, ये पहला सुपर कंप्यूटर था, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था सीडैक ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडैक कंपनी है, कंपनी का नाम है सीडैक, और इस सीडैक कंपनी ने इस कंप्यूटर को बनाया था। और ये जो सीडैक कंपनी है कहां की है? ये पुणे की कंपनी है, पुणे महाराष्ट्र इंडिया, और बनाया कब है? 1991 में। तो आपको कितनी चीजें याद करनी है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 800। किस कंपनी ने बनाया? कंपनी का नाम है सीडैक। कहां की कंपनी है? पुणे महाराष्ट्र भारत की कंपनी है। किस सन में बनाया? 1991 में बनाया। सुपर कंप्यूटर सबसे प्रीमियम कंप्यूटर होता है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है जो IBM 370 है। ठीक है, IBM 370 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो IBM 370 थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। किस जनरेशन का है? IBM 370 थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। और एक क्वेश्चन साथ में बनता है, जो चिप्स बनते हैं, देखिए बहुत सारा हम चिप्स की बात कर लिए, लेकिन ये जो चिप्स बनते हैं, ये चिप्स किसके बनते हैं भैया? ये सेमीकंडक्टर के बनते हैं। किस चीज के बनते हैं? सेमीकंडक्टर के बनते हैं। आपको बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर हुई होंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डैश अ वेरिएंट ऑफ डैश इज अ कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, यानी कि डैश प्रकार है फ्लैश मेमोरी कहलाता है। तो भैया किसको कहते हैं? EEPRM रोम को हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म पहले बता देता हूं। EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर ये केवल EEPROM होता तो EEPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगर केवल रोम होता तो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगर केवल रैम होता यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ और फुल फॉर्म में बता देता हूं आपको। फुल फॉर्म की बात आई है गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। और एक फुल फॉर्म पूछता है लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। रॉ स्पीड को मेजर करता है। बायोस, जी हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट सिस्टम। और अगर HTTP, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के, फिर से मैं रिपीट करता हूं। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यदि मैं URL की बात करूं तो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है कोबाल का। कोबाल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी हाँ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि हाउ मेनी किलोबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। हाउ मेनी किलोबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। तो भैया पहले चीज 1 MB में ध्यान दीजिएगा, 1 MB में 1024 KB होता है। ठीक है, 1 MB में 1024 KB होता है। और 1 GB में 1024 MB होता है।
पूछा क्या है यहाँ पे पूछा है कि 1 जीबी में कितना केबी होगा, तो 1024 गुणे 1024 उतना आपका केबी होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जीबी, केबी और टीबी वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आधारित है कि हाउ मेनी जीबी इज इक्वल टू 1 पेंटाबाइट। 1 पेंटाबाइट में कितना जीबी होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1024 गुणे 1024, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट कंप्यूटर स्टोरेज साइज। इन सभी में से चारों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है। पहला ऑप्शन है गीगाबाइट, फिर है पेटाबाइट, फिर है टेराबाइट, उसके बाद है मेगाबाइट। तो सबसे जो छोटा है इसमें वो हो गया आपका मेगाबाइट, यानी कि एमबी सबसे छोटा। एमबी से भी छोटा क्या होता है, वो होता है केबी, लेकिन ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है। ऑप्शन जो सबसे छोटा गिवन है वो 1 MB गिवन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बस इज बाई डायरेक्शनल। इनमें से कौन सा बस बाई डायरेक्शनल है। तो जो डाटा बस होता है, ये डायरेक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। जो डाटा बस होता है, डाटा बस एक बाई डायरेक्शनल है। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस को डिस्कस करेंगे अब हम थोड़ा सा, ठीक है। MS ऑफिस के कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। MS ऑफिस के अंदर 4 सॉफ्टवेयर होते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS एसएस। तो सबसे पहले जो लेते हैं इसमें MS वर्ड को लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं MS वर्ड की बात करूं तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है, जिसका इस्तेमाल क्या होता है, देखिए जिसका यूज जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, सिंपल रिज्यूम बनाना है, बाउचर बनाना है, लीफलेट बनाना है, या फिर कोई सिंपल वेब पेज बनाना है, उसके लिए MS वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर से सुनिए, MS वर्ड का क्या यूज होता है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, बाउचर्स बनाने के लिए, लीफलेट्स बनाने के लिए, आउटलाइंस बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो हमको रिज्यूम बनाना है, हम कहाँ बनाएंगे, MS वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाएंगे। अगर कोई सिंपल वेब पेज बनाना है, कहाँ बनाएंगे, MS वर्ड के बनाएंगे। अब MS वर्ड 2016 से क्वेश्चन पूछता है कि इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .docx। क्या होता है, .docx इज द फाइल एक्सटेंशन। अगर डिफॉल्ट नेम की बात करें तो डिफॉल्ट नेम होता है document1। document1 क्या होता है इसका डिफॉल्ट नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS एक्सेल। देखिए MS एक्सेल नाम से ही क्लियर है और आप जानते भी MS एक्सेल किस लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट और डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। MS एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है 2016 का, वो होता है .xlsx। क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूं फाइल एक्सटेंशन .xlsx। और इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफॉल्ट नेम पूछता है MS एक्सेल का, वो होता है book1। उसके बाद जो है MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS पावर पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं। MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, PPT बनाने के लिए, स्लाइड शो बनाने के लिए। और MS पावर पॉइंट का अगर मैं पावर पॉइंट किस लिए होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। डिफॉल्ट नेम की बात करूं तो इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन1 इसका डिफॉल्ट नेम होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल लेवल क्यू जो क्यू होता है वो एक प्रकार है, ये CPU शेड्यूलिंग का प्रकार है। किसका प्रकार है, डायरेक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मल्टीपल लेवल क्यू जो होता है वो CPU शेड्यूलिंग का एक प्रकार होता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर कमांड। किसमें ये कैपेसिटी होती है कि कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कराए, कंप्यूटर कमांड को एग्जीक्यूट कराए, वो होता है ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये करता है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देखिए CPU क्या क्या कंसिस्ट करता है, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के अंदर ALU होता है, रजिस्टर होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसमें क्या क्या होता है, इसमें ALU होता है,
कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू होता है और रजिस्टर होता है। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम, तो जो इसके कैपेसिटी को एग्जीक्यूट कराता है, किसके अंदर वो क्षमता होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का, वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी दूसरे जनरेशन में था, इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरे जनरेशन में था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर आया पांचवें जनरेशन में। अब अगर मैं सीपीयू की बात कर रहा हूं यहां पे, तो जो स्पीड ऑफ सीपीयू होता है, अगर सीपीयू की बात की है तो स्पीड ऑफ सीपीयू को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, MIPS में भी मेजर करते हैं और एमफ्लॉप्स में मेजर करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमफ्लॉप्स में यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको विजुअल हो जाए, MFLOPS, एमफ्लॉप्स क्या होता है, स्पीड ऑफ सीपीयू को वैलिड करता है। MIPS क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रो प्रोसेसर विथ 8 बिट वर्ड लेंथ कैन प्रोसेस डैश बिट डाटा साइमल्टेनियसली, तो वो होता है 8 बिट। कितना होता है, 8 बिट। अ माइक्रो प्रोसेसर विथ 8 बिट वर्ड लेंथ कैन प्रोसेस 8 बिट डाटा साइमल्टेनियसली। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 42वां प्रश्न क्या कहता है कि हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर आर, इनमें से कौन सा हाई पावर का माइक्रो प्रोसेसर है। ये रेलवे ग्रुप डी का 4 बार पूछा हुआ प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है। तो देखिए, ये जो प्लेंटियम है ये भी है, प्लेंटियम 2-3 भी है, प्लेंटियम सेकंड भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बाकी यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रेगुलर बेसिस पे डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लास रेगुलर चलती है जहाँ पे कंप्यूटर के सभी प्रश्न और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा आपको, या फिर टेलीग्राम में सर्च करना है स्टैक गुरुजी, जहां पे जाके आप सर्च करके कर सकते हैं। यदि आपको कंप्यूटर की फ्री PDF चाहिए तो आप stackguruji.com पे जाकर कंप्यूटर की फ्री ई-बुक्स वहां से ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है। बाकी आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे फ्री ई-बुक्स मिलती रहेंगी। बाकी फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करके आपके साथ हम डिस्कस करते रहें। जो भी संभावनाएं प्रश्न होते हैं आपको इस चैनल पे रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत दिल से